हम आज के वीडियो में क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर, व्यापारी एवं कारीगर इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हमने इसके मेन पॉइंटों को पढ़ा था, जो भी इस चैप्टर में मेन चीज़ें दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया था जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। अभ्यास, फिर से याद करें। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोग मंदिर क्यों बनाते थे। तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। दक्षिण भारत में शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्तिभाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक में देख सकते हैं, आप यहाँ से लेके इस लाइन को पढ़ सकते हैं और यहाँ से लेके ये पूरा लाइन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो हम आंसर जो है आपके इसी चैप्टर से ही निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, आपको कहीं भी आंसर्स के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है, आपको सारे आंसर जो है इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। तो हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोग मंदिर क्यों बनवाते थे। इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके इसी चैप्टर में दिया गया है। दक्षिण भारत में शासक, व्यापारियों एवं धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्तिभाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान दिया जाता था। ग्राम मतलब होता है गांव। तो पहले शासकों के द्वारा और व्यापारी और जो अमीर लोग होते थे, धनाढ्य का मतलब होता है कि जो अमीर लोग थे, तो उनके द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्तिभाव को प्रकट करने के लिए वे लोग मंदिर बनवाते थे और गाँव को दान में देते थे। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहरों में कौन कौन लोग रहते थे। तो जिसने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा एंड पिछले वाला जिसने वीडियो देखा होगा उसने पूरी तरह से इस चैप्टर को समझ लिया होगा एंड उसी चैप्टर से मैंने आपको ये आंसर भी बताया है। शहरों में कौन कौन से लोग रहते थे, हमने पढ़ा था कि शहरों में विभिन्न जाति, धर्म और व्यवसाय के लोग रहते थे। शासक, अमीर तथा व्यापारी लोग सबसे धनी लोग थे। शासक, अमीर और व्यापारी लोग सबसे धनी लोग थे उस शहर के। ठीक है, और शहर के अधिकतर लोग मध्यम वर्ग के थे और इस वर्ग में कौन कौन से आते थे, मनसबदार, कर्मचारी, दुकानदार, साहूकार, चिकित्सक, चित्रकार, संगीतकार, सुलेखक शामिल थे। ये लोग मतलब मध्यम वर्ग के लोग थे और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग थे, पंडित, उलेमा, सूफी संत आदि ये शहरों में निवास करते थे। ठीक है, एंड इसके अलावा सैनिक, नौकर, गुलाम, कारीगर इत्यादि ये निम्न स्तर के लोग भी शहरों में रहते थे। ठीक है, मतलब कुल मिला के उस शहर में सभी जाति, धर्म और व्यवसाय के लोग निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के क्या साधन थे। इसका आंसर हो जाएगा, व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए सड़क विकसित थे। मैदानी इलाकों में सामानों को लाने ले जाने का मुख्य साधन बैलगाड़ियाँ थी, लेकिन जहाँ ये नहीं चल पाती थी वहाँ सामानों को ढोने के लिए बैल, खच्चर, ऊँट एवं आदमियों का इस्तेमाल किया जाता था और नावों का उपयोग जलमार्ग पर होता था, जबकि बड़े जहाज समुद्रों में चलते थे। उस समय पे समुद्रों में बड़े जहाज भी चलते थे, लेकिन कुछ जगहों पे नावों का उपयोग भी होता था। तो उस टाइम पे नाव भी यातायात का एक मुख्य साधन था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, 17वीं शताब्दी में किन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। यहाँ पे आपको बताने कि 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा यूरोपीय व्यापारिक कंपनी हमारे भारत में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में ही आ चुके थे। हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है वो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आशान द्वीप पर वो पहुँच चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। उसके बाद 17वीं शताब्दी में अंग्रेज, हॉलैंड और फ्रांस के कुछ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का हमारे भारत में आगमन हुआ और आपने अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी पढ़ा होगा इसी चैप्टर में, जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल तक शासन किया एंड तब जाके हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो इसी तरह से हमारे देश में
विदेशी आकर यहाँ पे व्यापार करने आए, फिर ये अपना पैठ जमा लिए। यानी कि ये जो विदेशी लोग थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे हमारे भारत में, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, हमारे देश पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सुमेल करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, मतलब जो भी इसका सही आंसर है उसके सामने हमें उस ऑप्शन को लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन के 5 ऑप्शन हैं, लेकिन बुक में आपको यहाँ पे 4 ही दिख रहा था। तो पहला इधर एक साइड कॉलम ए में है मंदिर नगर, तीर्थस्थल, प्रशासनिक नगर, बंदरगाह नगर एंड वाणिज्यिक नगर। एंड इधर आपका है दिल्ली, तिरुपति, गोवा, पटना, पुष्कर। तो इसका सही आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, मंदिर नगर का हो जाएगा तिरुपति, तीर्थस्थल का पुष्कर एंड प्रशासनिक नगर दिल्ली, बंदरगाह नगर गोवा और वाणिज्यिक नगर पटना। यानी कि तिरुपति जो है वो मंदिर नगर था, वहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे। पुष्कर वो तीर्थस्थल था, दिल्ली एक प्रशासनिक नगर था, गोवा एक बंदरगाह नगर था और पटना वाणिज्यिक नगर था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो यहाँ पे है आइए समझें। अब इसमें है आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। हम चारों क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो एक तरफ निर्यात की वस्तुओं को लिखा है और दूसरी तरफ आयात की वस्तुएं। निर्यात का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे देश से विदेश में भेजी जाती थी, और आयात का मतलब होता है जो चीज़ हम भारत के लोग विदेश से मंगवाते थे। ठीक है, यानी कि निर्यात का मतलब होता है भेजना और आयात का मतलब होता है आना। तो भारत से कौन कौन सी चीज़ें विदेश जाती थी? मसाले, सूती कपड़े, नील, जड़ी बूटी, खाद्य सामग्री और सूती धागा। और विदेश से कौन कौन सी चीज़ें आती थी? ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी, हाथी दांत, खजूर, सूखे मेवे, रेशम। ये सब विदेश से आते थे, दूसरे देशों से आते थे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में यही चीज़ आयात और निर्यात होता था। कुछ चीज़ें हमारे देश से विदेश भेजी जाती थी और कुछ चीज़ें विदेश से भारत आती थी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के कारणों को रेखांकित करिए। यानी कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां कौन से कारण से हमारे देश में आया, इसे हमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक 1498 में वहाँ की सरकार यानी पुर्तगाल की सरकार की मदद से भारत पहुँचने का निश्चय किया। उसने उत्तमाशा अंतरिप का मार्ग द्वार भारतीय तट पर पहुंचने में सफलता पाई और यहाँ से उसने स्वयं व्यापार करना आरंभ किया। इसके बाद इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस का ध्यान इस ओर गया और ये भी 17वीं शताब्दी में भारत पहुंचे और व्यापार करना आरंभ किया। और अंग्रेज़ों ने कपड़े खरीदने पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए ये दलालों के जरिए कड़घा चालकों को अग्रिम रकम भी देने लगे। अग्रिम रकम या फिर राशि भी बोल सकते हैं। आगे चलकर विभिन्न स्थानों में इन विदेशियों ने अपनी अपनी कोठियां बनाई और यूरोपीय कंपनियों के भारतीय दलाल दादनी कहलाते थे। और यह व्यवस्था क्या कहलाती थी? दादनी व्यवस्था। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे भारत देश में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए और उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। उन्होंने कपड़े खरीदने पर ज़्यादा ध्यान दिया और धीरे धीरे व्यापार करने के बहाने से उन्होंने हमारे देश पर कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि दक्षिण भारत में शासक, व्यापारियों एवं धनाढ्य लोगों के द्वारा देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए मंदिर बनाया जाता था एवं ग्राम दान में दिया जाता था। और मंदिरों के कर्ता धर्ता ने मंदिर के धन को व्यापारियों को ऋण में देने में लगाया। ठीक है, यानी कि मंदिर में जो भी धन वगैरह होता था
और वहाँ के मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे, मतलब वहाँ जो देख रेख करते थे मंदिरों का, तो उन्होंने उन धनों को व्यापारियों को ऋण देने में लगाया और इस तरह से इन पवित्र केंद्रों ने क्षेत्र विशेष के वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहित करने में कड़ी के रूप में काम किया। और क्योंकि उस समय मंदिर ही बहुमूल्य वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे, तो धीरे धीरे बड़ी संख्या में शिल्पकार यानी कि जो कारीगर लोग होते थे एवं व्यापारी मंदिरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के निकट बसते गए तथा इसी तरह से दक्षिण भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति आदि मंदिर नगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो पहले तो मंदिर बनाया, मतलब शासक, व्यापारी और जो अमीर लोग थे उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। अपनी भक्ति भाव को, श्रद्धा को प्रकट करने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाए। ठीक है, तो मंदिरों के आसपास ही धीरे धीरे लोग बसने लगे। वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे शिल्पकार, कारीगर वगैरह वहाँ पे बसते गए। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इन नगरों का निर्माण हुआ। तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुपति, ये सब मंदिर वहाँ पे बने। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि मध्यकाल में लोग कैसे, उनके जीवन में मेले और हाटों की क्या भूमिका थी, ये चीज़ हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो उसी चैप्टर से आपको बताना है इसका आंसर कि लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा, लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका बड़े महत्व की थी। हाटों से वे नित्य उपयोग की वस्तुएं खरीदते थे, मतलब हाटों से वे रोज उपयोग करने वाली वस्तुएं खरीदते थे। जो अन्न या सब्जी वे नहीं उपजा पाते थे, उन्हें वे हाटों से खरीदते थे। मेलों का महत्व इस बात में था कि उत्कृष्ट वस्तुएं मेलों में ही उपलब्ध होती थी। देश भर के कलाकार और शिल्पी यानी कि शिल्पकार अपने उत्पाद लेकर मेलों में आते थे। वे ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जो सामान्यतः हाट बाजारों में उपलब्ध नहीं होती थी। लोग मेलों का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। वहाँ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध थे। ठीक है, तो इससे आपको यही समझ में आया होगा कि लोग जो है हाटों से दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते थे, मतलब जो वो रोज़ यूज करते थे, रोज़ उपयोग करते थे, वैसी वस्तुएं हाटों से खरीदते थे। और कुछ ऐसे उत्कृष्ट वस्तुएं होती थी जो हाटों में नहीं मिलती थी, वो मेलों में ही मिलती थी, क्योंकि मेलों में देश भर के कलाकार, शिल्पकार लोग आदि अपनी वस्तुएं लाकर यहाँ पे मेलों में बेचते थे। ठीक है, तो कुछ उत्कृष्ट वस्तुएं जो है वो मेलों में ही मिला करती थी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को सॉल्व कर लिया है। हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर देखा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इस अध्याय में वर्णित शहरों की तुलना अपने जिले में स्थित शहरों से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या असमानता है? तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि इस अध्याय में वर्णित शहर 4 दीवारों से घिरे होते थे। हमने पढ़ा था कि जो मध्यकालीन शहर थे वो 4 दीवारों से घिरे हुए थे, जिसमें किसी शहर में एक दरवाज़ा होता था या फिर एक से ज़्यादा होता था। ठीक है, लेकिन हमारे ज़िले का जो शहर होता है वो चारों ओर से खुला होता है और यहाँ थोक और खुदरा दोनों प्रकार के व्यापारी भी होते हैं। ज़िलों में सरकारी अधिकारी भी रहते हैं, राज्य कर्मचारियों के अलावा व्यापारियों के कर्मचारी भी रहते हैं। और हमारे ज़िले के शहर में सड़क, पानी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका है और रात में सड़कों पर रोशनी का प्रबंध है, जबकि वर्णित शहरों में, मतलब मध्यकालीन शहरों में, इनका कोई उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से ये असमानता हमारे और मध्यकालीन शहरों में है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में है, धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के क्या लाभ हैं? तो मैंने आपको चैप्टर में दिखाया था, पढ़ के मैंने आपको नहीं बताया था, आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। लुप्त मोम तकनीक क्या होता है, लुप्त मोम तकनीक के क्या लाभ हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के अनेक लाभ थे। पहला लाभ तो ये था कि इस तकनीक से मनचाही आकृति की मूर्ति बनाई जाती थी और मोम बर्बाद नहीं होता था और पिघलाकर निकालने के बाद उसे पुनः ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता था, मतलब मोम को फिर से ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता था।
और इस तकनीक में कम ही समय में अधिक मूर्तियाँ बनाई जा सकती थी। तो ये कुछ लाभ थे धातु निर्माण के लुप्त मोम तकनीक का। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि लुप्त मोम तकनीक में क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लुप्त मोम तकनीक यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या है इस तकनीक में, इस तकनीक के अंतर्गत मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है और इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता है जिससे मोम पिघल जाता है और सांचा रह जाता है। सांचे में पिघली हुई धातु भर दिया जाता है और धातु ठंडी होकर जब ठोस हो जाती है तो मिट्टी को सावधानी से हटा दिया जाता है और उसमें से निकली मूर्ति को पॉलिश कर चमका दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि नटराज शिव की ये कांस्य की प्रतिमा जो है ये लुप्त मोम तकनीक के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, तो इसी विधि का लाभ आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी बता दिया है एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो हमने देखा कि लुप्त मोम तकनीक क्या होता है एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड देन इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे आपका एक्टिविटी दिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है और वैसे भी एक्टिविटी बच्चों को खुद से ही करने होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, मतलब कुछ प्रैक्टिकल वगैरह दिए गए रहते हैं जो कि आपको खुद से ही करना है। जो भी लिखित क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।